हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण कुमार पांडे और आप लोगों को है ना ये क्लास 10th का मैं जो सो कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ। कुछ बच्चों की स्पेशल डिमांड थी कि सर क्लास है ना 9th और 10th का भी वीडियो कुछ दिया जाए, तो मैंने दिया है बच्चों की डिमांड पे। तो एक टॉपिक का डिमांड था हमारा, क्लास 10th का एक टॉपिक है ईपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हमको बहुत सारी बातों पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक अचानक से स्टार्ट किया और वो पढ़ना शुरू करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हो तो शायद या तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, या शायद आपको इसी मज़ा आता है ना, इसीलिए आप ऐसा करते हो। ये मैं है ना, मैं टीचर के लिए इस बात को बोल रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप इसे एज बिजनेस के तौर पर मानते हो तो आपकी मर्जी है, वो है ना, मतलब बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हो। तो है ना, किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे वो डिटेल देना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए, है ना, उस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को समझेंगे तब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये लाइफ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो कुछ टर्म्स हमारे पास होंगे, इसमें से पहला टर्म मेरे पास है, एक आता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हम लोग है ना पहले समझ लेते हैं कि सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस है क्या कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नॉर्मल डेफिनेशन तो आगे जाएंगे तो 11th में बहुत डिटेल से होगा, बट है ना, आप लोग जानते ही हैं कि आई एम कम्प्लीटली टीच क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स एट ए टाइम, एंड उसके बाद जो है सो डिमांड आया तो मैं दे रहा हूँ ना। तो बस याद रखना इस चीज़ को कि ये जो है सो एक है ना नंबर का एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि इट इज एन ARRANGEMENT, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ numbers which follow certain और डिफिनिट रूल, है ना, जो एक डिफिनिट रूल को फॉलो करता है, जो एक डिफिनिट रूल को फॉलो करता है। जैसे माना कि मैंने है ना एक नंबर ले लिया, A1 कोई नंबर है मेरे पास, A2 है ना, नंबर लिया मैंने इस तरीके से, A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक है। जिसमें से हम लोग A1 को सारा डिफिनेशन में ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लें तो A1 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, A1 क्या बोलते हैं, और शॉर्टकट में से हम लोग T1 भी लिखते हैं, या है ना स्मॉल भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, है ना। अगर हम A2 की बात करें तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म एंड डिनोटेड बाई T2। A3 की बात करें दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म एंड डिनोटेड बाई T3 एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से अगर हम डॉट डॉट लेके आ जाए तो AN तक आ जाए तो दिस विल बी nth टर्म एंड दिस विल बी TN। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, TN हो जाएगा। तो ये छोटा सा डिफिनेशन में ही पूरा सारा आ जाएगा। इस TN को हम लोग जो है ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nth टर्म, या इसी को हम लोग GENERAL जनरल टर्म के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जनरल टर्म हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और किसी भी सीक्वेंस को है ना डिनोट करना हो तो उसके लिए हम लोग TN लिख देते हैं और उसको हम लोग करली ब्रैकेट से है ना बंद कर देते हैं। या तो आप ये लिखिए या TN कैपिटल लिखिए, इसको करली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ओके, दिस इज द डिनोशन ऑफ एनी सीक्वेंस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, A1 A2 कॉमा, है ना, A3 कॉमा डॉट 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 AN तक। कोई दिक्कत? तो ये हो गया एक डिनोशन हो गया हमारा, किसी भी सीक्वेंस को डिनोट करने का एक तरीका हो गया। तो ये भी बात याद रखनी है कि N अगर निकालना हो nth टर्म तो TN लिखते हैं हम लोग जनरल टर्म, मतलब उसके आधार पर हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। आगे हम बात बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं, फिलहाल अभी यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ तक उतारिए आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए।
उतारिए अपना और मस्ती कीजिए मैथ्स के साथ विथ प्रवीण कुमार पांडे, नो प्रॉब्लम। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, है ना, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा मेरे बॉक्स में नीचे, वहाँ से आपको कनेक्ट कर सकता है ना। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास एक है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। चलिए हम इसके निकालते हैं कि इसका, है ना, जनरल टर्म निकालने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब कि टी एन क्या हो, किस रूल को ये फॉलो कर रहा है। लिखा था ना कि द नंबर विच फॉलो अ सर्टेन रूल और डिफिनिट रूल, तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, दिस हैज़ टू बी फाइंड आउट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए तो ये फर्स्ट टर्म है, तो लिख सकते हैं कि a1 जो मेरा है वो 1 है। ये मिला कैसे भाई, तो ये मिला हमारा, ध्यान देना, ये मैं सोच के चल रहा हूँ, देखता हूँ कि ये फॉलो करता है कि नहीं। शायद मुझे पता है, इसके चलते ये मत बोलना, लेकिन बट है ना सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। तो 2 × 1 - 1 करें, देखिए तो 1 मिल जाएगा मुझे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहीं से अगर हम a2 के लिए चलें तो a2 मेरे पास 3 दिए हुए हैं। तो देखिए तो इसको हम करें 2 × 2 और -1 करें, ध्यान देना 4 - 1 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगर हम a3 को लें तो a3 मेरे पास क्या है 5 है, ई क्या मेरे पास दिए हुए हैं। अगर हम इसको 2 × 3 कर दें मिल जाएगा -1 के साथ, 6 - 1 5। ऐसे अगर हम 4 चलें तो 7 दिए, कैसे मिलेगा भाई, तो 2 × 4 - 1, हाँ या नहीं, मिल सकता है। ऐसे ही अगर हम an निकालें तो an मेरा है ना, यानी इसी को हम लोग टी एन लिखते हैं, दोनों लिखो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो सकता है देखो तो 2 सब में है कॉमन, ध्यान देना 2 सब में है, जो सब में है उसको कॉमन ले लो, 2 ले लो। देखो तो 1 2 3 4 डॉट 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 n तक आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं 2n, और सब में देखो तो 1 है तो लिख दो 1 2n - 1, यानी कि tn जो इसका जनरल टर्म निकल के आया वो 2n - 1 हो जाएगा। अब आंख बंद करके यहाँ से अगर आपसे पूछे कि t3 क्या होगा जी, तो यहीं से ऊपर मत देखो, नीचे निकालो सिर्फ, t3 क्या होगा। तो t3 के लिए हमको n = 3 रखना है, तो यहाँ पर रख दो 2 × 3 - 1, 3 दूना का 6 - 1 = 5। देखिए जरा t3 5 था, 1 2 3 t3 5 आया। मतलब कि ये मैंने जनरल टर्म निकाल दिया किसी भी सीक्वेंस का, और इसी सर्टेन रूल को, यही हमारे पास डिफिनिट रूल है, यही क्या है जो कि डिफिनेशन में था, इसी डिफिनिट रूल को ये फॉलो करता है। और ऐसे ही अरेंजमेंट वाले नंबर को हम लोग सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू। ऐसे अरेंजमेंट वाले नंबर्स को हम लोग किस नाम जानते हैं, सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अगर हम, है ना, दूसरे टॉपिक की चर्चा करें या इसी में कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो किसी रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। जब किसी रूल को फॉलो नहीं करता है तो भी वो सीरीज का काम, सीक्वेंस का काम करता है। बट वो कैसे होगा भाई, तो देखते हैं हम लोग। अगर हम एक क्वेश्चन और लेके चले, अगर हम बोल दें कि इफ़, है ना, वो कंडीशन थोड़ा सा दे देगा, इफ़ a1 = 1, ध्यान दीजिए एकदम गौर से बेटा। फिर बोल दे a2 = 1 एंड an + 1 = an + an - 1। ये मेरे पास एक दे दिया गया है ना, हम लोग नीचे से लेके चल रहे हैं, नीचे वाला डायरेक्ट, है ना, यहाँ से टी एन निकाले थे ना, मेरे पास ये टी एन दे दिया है। अब देखो जरा, एक कंडीशन थोड़ा सा और दे दिया है कि n जो मेरा है वो 2 से या तो बड़ा ही या बराबर है, ओके, क्योंकि 2 टर्म दे दिया ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, a2 a3 दिया, a3 हम निकालते हैं। तो a3 के लिए हम लोग 3 रखेंगे, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो अब इसलिए हम लोग यहाँ 2 रखेंगे तब ना 3 निकलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो n = 2 के लिए हम लोग बात करते हैं, 2 के लिए। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान देना, क्या हो जाएगा, a और 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर से n = 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। a2 निकला हुआ है तो a3 हमको निकालना है, = ई क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और +2 - 1 a1 हो जाएगा। चलिए भाई, a2 का वैल्यू क्या दिए हुए है, a2 का वैल्यू 1 है, और +1 = 2 निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए n = 3 के लिए, चलिए भाई, तो ये हो जाएगा, देखिए तो 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा,
और 3 निकल गया, 4 से निकलना है हमको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A3 प्लस A2 हो जाएगा, सीधी सी बात है, कम जाएगा ना। 3 रखना है तो 3 - 1 इक्वल टू 3 हो गया, 3 हमारे पास। A3 कितना भी तुरंत है भाई, तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। चलिए आगे बढ़े हैं, n इज इक्वल टू 4, इसके लिए मेरे पास A5 हो जाएगा, तो यहाँ A5 A4 माइनस A3 हो जाएगा, कर लो अपने आप। A4 कितना है भाई, तो 3 आया, ये कितना आया 2 आया, 3 + 2 इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? यहाँ से मैंने एक Tn निकाल दिया है, याद रखिए Tn सीक्वेंस को डिनोट करता है ना। तो पहला टर्म क्या आया आपके पास, पहला टर्म 1 था, दूसरा टर्म 1 आया, तीसरा टर्म क्या था भाई, तो 2 था, चौथा टर्म क्या है आपका 3 था, पांचवा टर्म क्या आया, चौथा टर्म ना 1 2 3 4, हाँ ये 1 2 3 4 5, हाँ पांचवा टर्म मेरे पास क्या है 5 आया, मतलब 1 2 3 4 5 पांचवा टर्म। तो देखो जरा यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें हम, तो क्या कोई रूल फॉलो, सर्टेन रूल फॉलो नजर आ रहा है आपको इसमें? आ रहा है, रूल है, दिस इज रूल, सर्टेन रूल है ना, डेफिनिट रूल, यही हमारे पास डेफिनिट रूल है, डेफिनिट रूल, हाँ 2 में नहीं है लेकिन उसके बाद वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर कोई डेफिनिट रूल नहीं है, लेकिन हाँ सॉरी डेफिनिट रूल है, लेकिन एक पैटर्न की अगर हम बात करें, ध्यान दो पीछे वाले में क्या था, पीछे वाला था 1 3 5 7, ठीक। तो 1 3 5 से देखो तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ मिला हमको? इस तरीके से एंड तो होना बढ़ते चला ना, 9 हो जाएगा, आगे 11 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। क्या ऐसा कोई पैटर्न मिला हमें यहाँ? तो यहाँ डिफिनिट पैटर्न हमारे पास है, क्या DEFINI डिफिनिट पैटर्न तो है ही, साथ में मेरे पास यहाँ पर डिफिनिट रूल भी मेरे पास है, दोनों चीज है। बात आ रही समझ में? अब ये दोनों बात ध्यान रखना, आगे हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, यानी नो डिफिनिट पैटर्न लिखो ना, नो DEFINIT डिफिनिट पैटर्न, और जबकि यहाँ मेरे पास एक डिफिनिट पैटर्न है, रूल है, यहाँ पर लिख सकते हैं DEFINI डिफिनिट रूल है। डिफिनिट रूल मेरे पास ये वाला है जो ऊपर में था, लेकिन डिफिनिट रूल है, लेकिन डिफिनिट पैटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफिनिट रूल भी है, डिफिनिट पैटर्न भी है, एंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस, both are the example of sequence. That means there are two types of sequence. At first in which different pattern and also have a definite rule, and second in which definite rule but not any definite pattern. दोनों बात याद रखना, आगे हम काम देंगे ना, इसका यूज करेंगे। तो आगे लेके चलते हैं हम इसके बाद। तो ना यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस क्या है। बस सीक्वेंस याद रखना है कि नंबर का एक पैटर्न है, ठीक है, सॉरी नंबर का मतलब एक अरेंजमेंट है जो मतलब कि एक डिफिनिट रूल को फॉलो करता है, इसलिए मैं पैटर्न हटा दिया मैंने, ठीक है। पैटर्न फॉलो करता भी है, नहीं भी करता है, तो इस चीज़ को मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। बस याद रखना है आपको कि पैटर्न का फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मैंने बता दिया आपको कि पैटर्न क्या है, दोनों बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बात है, शक्तिमान वाली। आगे लेके चले अगर हम, तो इसके बाद मेरा हो जाएगा एक सीरीज, एक वर्ड आता है सीक्वेंस के बाद, है ना। सीरीज का बस सिंपल सा है, कह सकते हैं द सम ऑफ सीक्वेंस, है ना, द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, है ना, the sum of all terms of sequence, the sum of all terms of a sequence। जैसे कि हम बात करें तो है ना, अगर मेरे पास कोई Tn दिए हुए कोई सीक्वेंस है ना, क्या दिए हुए भाई, तो मान लो कि 1 2 3 4 5 दिए हुए, ठीक है। तो अगर इसका सीक्वेंस सीरीज निकालना है, इसका कोई डिनोशन है ना, तो 1 + 2 + 3 बस डॉट डॉट, है ना, सिंपल सा, बस बीच में प्लस साइन लगा देना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये सिंपल सा है, बस सीरीज है ना, सम कर देंगे तो वो सीरीज मिल जाएगा ना। सीक्वेंस को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, सीरीज मिल जाएगा। अगर डिफिनिट नंबर है तो डिफिनिट सीरीज, और अगर इंडिफिनिट नंबर है तो इंडिफिनिट सीरीज। वही बात सीक्वेंस में, अगर डिफिनिट है ना, वो
हैं तो डिफिनिट सीक्वेंस, और अगर नंबर्स इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन अब यहाँ पर वो काम करेगा, है ना, माइंड में डाल। देखो कितना सिंपल हो गया कि इट इज द सीक्वेंस, प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस विच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किसी पैटर्न को फॉलो करता है। पढ़े थे ना कि दो टाइप का होता है, एक पैटर्न को फॉलो करता भी है और पैटर्न को फॉलो नहीं भी करता है। तो जो पैटर्न को फॉलो करता है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रोग्रेशन का। तो लिख दो दिस इज द सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, है ना। जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे वो क्या आ जाएगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है ना, बता दिया था मैंने, 1 3 5 7 है ना, डॉट डॉट इस तरीके से नेक्स्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है भाई। इसमें से क्या गया? तो 2 गया, दोनों सब्ट्रैक्ट हो क्या मिला? 2 मिला। तो सब्ट्रैक्ट हो क्या मिला? 2 का, है ना, पैटर्न। और डिफरेंट रूल दोनों पढ़ ही चुके हैं। n+1 देखो, जो n+1 नहीं बैठ रहा है, n+1 Tn इज इक्वल टू n+1 नहीं, 2n+1 ना हो जा, 2n-1 ना, 2n-1। अगर हमको T3 निकालना तो क्या आ जाएगा? T3 हो जाएगा 2 इंटू 3, चूँकि Tn है ना, n टर्म मैंने बताया था, इसके द्वारा किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं ना। Tn दे दिया मतलब जनरल टर्म दे दिया, इसके द्वारा किसी को भी निकाल सकता है, n का वैल्यू पुट रख दो, है ना। तो 2 इंटू 3-1 यानी कि 3 2 6 -1 इज इक्वल टू 5। देखो तो T3 1 2 3 T3 5 था। मतलब यहाँ से एक, है ना, फॉलो कर रहा है किस चीज को? एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और एक रूल को फॉलो कर रहा है। तो चूंकि सीक्वेंस है तो सर्टेन रूल को तो फॉलो करेगा ही, तो वो लिखने की जरूरत हमें नहीं, बस याद रखना है कि दिस इज द सीक्वेंस दैट फॉलो सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। या लिखो, डिटेल करना हो तो द अरेंजमेंट ऑफ ऑल दैट नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल दैट नंबर्स which follow a definite rule as well as a certain pattern is called progression। दोनों बात याद रख सकते हो कि this is the arrangement of some numbers that follow a certain rule and a certain pattern। certain rule को भी फॉलो कर रहा हो और एक certain pattern को भी फॉलो कर रहा हो, then this is called progression। अब तो बात समझ में आ गई होगी पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद प्रोग्रेशन को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स तो एक है ARITHME अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 पढ़ना है पूरे में, है ना, बट हम लोग को इस क्लास 10th में 2 ही पढ़ना बस। एक दिस इज AP, सेकेंड GEOMETRIC geometric progression, this is GP, and third one is HARMONIC harmonic progression, this one is HP। तो ये हो गया हमारे पास। फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए प्रोग्रेशन का। 2 डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन, द सीक्वेंस विच फॉलो a certain pattern is called progression। दूसरा definition, the arrangement of all that numbers which follow a certain rule and a certain pattern is called progression। any problem? चलिए आगे आते हैं, है ना। हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमको करना क्या है कि अगर आप चाहो तो, है ना, एनसीईआरटी बुक अपना, है ना, पढ़ सकते हो इस चीज़ के लिए, क्वेश्चंस के लिए। लेकिन मैं जो हूँ सो, है ना, वो बुक का, है ना, कुछ पेज आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों ने जहाँ से पढ़ा, ठीक है, देखते हैं हम लोग एपी को स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन दे सकते हैं कि
दिस इज द progression in which the difference of a term and its previous term, previous, previous term is, ये नहीं लिखो ना, कोई भी है ना, ले लो, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, मतलब कि किसी भी टर्म को लो तुम, एनी टर्म, और उसके प्रीवियस टर्म को, उसके पहले वाले टर्म को, अगर वो दोनों का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आ जाए, कहीं किसी को उठा लो, तब उस टाइप का प्रोग्रेशन में क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, पहले कुछ हम लोग है ना यहाँ पर लेके चलते हैं एज के तौर पर, कहीं मौका मिलेगा बता दूंगा एज और एग्जाम्पल में क्या अंतर है ना। जैसे मैं ले लूँ A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, ठीक है, ले लिया मैंने। अब AP में क्या होता है ना, फॉर AP यहाँ से लिखो, मानो ये प्रोग्रेशन है, कि हमारे पास एक प्रोग्रेशन है, तो AP के लिए क्या होता है कि बोला है कि द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म। तो किसी टर्म को उठाओ भाई, तो हम यहाँ से उठाते हैं, तो यहाँ से नहीं ले सकते हैं, इसका आगे कुछ नहीं ना है, तो यहाँ से हम नहीं उठा सकते हैं, जब भी उठाएंगे A2 से उठाएंगे, यस और नो। और ऐसे भी हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A81 हो जाएगा, A82 हो जाएगा, A83 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1, हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा वो A3 माइनस A2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया है ऑलवेज कांस्टेंट, किसी भी टर्म को तुम उठा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू, अगर हम इसके बाद उठाए तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो गया, A3 माइनस A2, अगला क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। कोई प्रॉब्लम? ऐसा ही लेके चले अगर हम डॉट डॉट डॉट, मान लो कि n से पहले कोई टर्म हम ले लिए है ना, मान लो n से पहले कोई टर्म आ रहा है, तो वो AR हो जाएगा मेरे पास, उसका टर्म जो भी होगा, इसके बीच में होगा ना, मानो कि ना 1000 तक गया, 1000 के बीच में ना 3 तक लिए, 3 के बाद क्या है डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, बीच में है ना 3 3 4 5 6 300 400 सब तो उसी बीच में आता। मानो कि R कोई टर्म हो बीच में आ जाता है, तो अगर हम R लेके चलें, तो अगर हम यहाँ पर R लिखें तो अगला क्या हो जाएगा माइनस AR माइनस 1 लिख दे, कोई पाप होगा। फिर इसके बाद अगर कोई बच्चा लिख दे गलती से AR प्लस 1, तो यहाँ पर ये भी AR भी तो लिख सकते हैं। सोचिए जरा, इससे कम है कि नहीं, यहाँ पर एक टर्म कम होना चाहिए, खत्म बात है। जैसे यहाँ था ना कि 3 माइनस 2 बराबर 1, तो देखो R प्लस 1 माइनस R इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, एक टर्म का अंतर होना चाहिए, खत्म बात है। इसी तरीके से हम डॉट 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 अगर हम लेकर के चले, तो 2 बात सोच सकते हैं कि अगर कोई बच्चा यहाँ लिख दिया, हमको क्या लिख दिया AN लिख दिया, तो अगला क्या लिखेगा AN माइनस 1 लिखेगा, क्योंकि एक टर्म कम करना है हमको। लेकिन अगर कोई बच्चा लिख दिया यहाँ पर AN प्लस 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लिखेगा AN लिखेगा। तो दोनों में से कोई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और सब के बराबर एक कांस्टेंट टर्म आएगा K, जिसको हम लोग K नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोग D से डिनोट करते हैं। D क्या डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। और इसी D को हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है CONSTANT कांस्टेंट को हम लोग COMMON कॉमन DIFFERENC कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसको D से ही डिनोट करते हैं, इसमें रट जाना इसी को, है ना, जो सब में आएगा, है ना। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, है ना, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D, सब में D के बराबर ही आएगा। यहाँ तक उतारिए आप लोग। यहाँ से एक बात और हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अगर हम चाहें तो एक डिफिनेशन हम यहाँ बना सकते हैं। D इक्वल टू जो बनेगा वो हो सकता है कि AN और माइनस
an माइनस 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है? रूल नहीं बन गया कुछ भी यार, कहीं से उठाना, ये दोनों में से कोई उठा लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। अब यहाँ से अगर हम बोले कि T3 क्या होगा भाई, तो तुम लोग सोच सकते हो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, बोलेगा T5 क्या होगा भाई, तो बोलो T4 माइनस T3 होगा सर, हाँ या नहीं? सॉरी डी है ना, डी इज इक्वल टू कहीं से एक घटा देना, फिर डी इज इक्वल टू अगर कोई पूछे तो ये भी तो लिख सकते हैं T10, तो आगे क्या जाएगा T9, कहीं में से पीछे में से आगे वाला को घटा दो है ना, जिस टर्म को उठाए उसके अगले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, कहानी खत्म। चलिए कॉमन डिफरेंस माइंड में आ गई बात है ना, कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो एक नंबर और उसके प्रीसीडिंग नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो उससे जो नंबर मिलता है क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अब लेते हैं हम लोग एग्जांपल, अभी हम लोग EX दे रहे थे, हम लोग अब थोड़ा इंक डालते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं ना, कुछ ले लो ना, 3 5 7 9 11 डॉट 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 है ना। यहाँ पर अगर बोला जाए आपसे ए क्या है भाई, तो ए को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, नोट लेना है ना, पहला वाला टर्म वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। वो मेरे पास क्या है 3 है, अगर पूछेगा डी क्या है भाई, तो डी का मैंने बता दिया, कहीं से भाई निकालो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, निकाल दो 5 माइनस 3 जो वही होगा है ना, अगर निकालोगे 7 माइनस 5 तो वही होगा, 9 माइनस 7 तो वही होगा, बराबर कितना 2, नहीं हो जाएगा, 5 में से 3 7 में हर जगह 2, मतलब कि मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम, और जहाँ इस तरह का बात आ जाए वही हमारा एपी में हो जाएगा। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन बनाइए है ना, क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड A and B such that find A and B such that A9B5 A9B25 are in AP, are in AP। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ना, कह रहा है कि सब एपी में है तो ए बी का वैल्यू निकालो भाई, ए बी का वैल्यू क्या होगा, बहुत अच्छा बात हमको पता है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, बहुत आराम से निकालेंगे हम लोग। हमको पता है कि दो टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चूंकि बोल दिया कि एपी में है, और एपी में कंटिन्यू दो टर्म का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है। तो लिखते हैं हम लोग है ना, डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं डी इक्वल टू क्या हो सकता है, 9 माइनस हो सकता है, अच्छा इसको स्टाइल लिखते हैं ना, ए को यहाँ थोड़ा स्टाइल में मार देते हैं, ठीक है, अंतर पता चल जाएगा, ये है ना ए, देखिए तो 9 माइनस ए लिख दें हम, डी इज इक्वल टू, फिर डी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो 25 माइनस बी लिख दे, कोई दिक्कत होगा, क्योंकि सब तो एक ही है ना, तो हम कर सकते हैं कि 9, एक बात और कर सकते हैं ना, कहीं से 2 का हमको निकालना है और कहीं से निकालना है हमको, तो देखो तो b माइनस 9 भी तो हो सकता है या नहीं, दोनों, ये दोनों फिर ये दोनों। अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, इन दोनों को साथ में लेकर के b का वैल्यू निकाल देते हैं, तो a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग अगर दोनों को इक्वल करें तो लिख सकते हैं कि 25 माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस 9, बी माइनस 9 और 25 माइनस बी, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, b इधर आएगा, तो लिख सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू, ये उधर, ये 25 और 9 कितना आ जाएगा, 9 5 14 34 हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखा ना, कर लीजिए अब डिटेल से, दिक्कत है तो ये b उधर गया तो 2b हो जाएगा, और 25 और माइनस 9 इधर आया तो प्लस 9 हो जाएगा, क्या जाएगा 25 और 9 5 14 34 हो जाएगा। अब ये b इक्वल टू 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत, जब b निकल गया तो हम लोग चल देते हैं ना, b इक्वल टू आ गया 17, a का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों को इक्वल कर दो है ना, चाहे तो d निकाल लो है ना, d निकाल के इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं उससे, मतलब ऐसे भी इन दोनों को बराबर कर दो है ना, इन दोनों को बराबर तो क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस ए इज इक्वल टू 25 माइनस बी लिख सकते हैं, तो 9 माइनस ए इज इक्वल टू 25 और बी बराबर कितना है 17, कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8,
तो यहाँ से 9 माइनस ए, यानी कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। देखिए तो ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 17। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाओगे आप लोग, है ना। बनाइए इसको आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट है, और बहुत सारा क्वेश्चन बुक में दिए हुए बनाओगे अपना। बाकी सब सिंपल है, इसी लेवल का सब है। बहुत बुरा टाइम चल रहा है भाई। एक टॉपिक मेरे पास है, वो मैं अगली वीडियो में करूँगा, है ना। ये आज तक का यहाँ का वीडियो आधे घंटे का, और अब जो है सो इसके हम लोग एनएस टर्म की बात करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड एनएस टर्म, यानी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनएस टर्म हमको निकालना है। ठीक है, उसमें से फर्स्ट टर्म दिए हुआ होगा और वो कॉमन डिफरेंस दिए होगा, तो एनएस टर्म हमको निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग ना बाद में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी यहीं तक, ये पार्ट 1 था मेरा, और अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। यहाँ तक आप लोग काम कीजिए, खूब अच्छे से समझिए, खूब अच्छे से समझिए तीनों में अंतर क्या है। फर्स्ट लेक्चर ये काफ़ी आपके लिए। ओके, थैंक यू। बट याद रखना बेटा, है ना, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, है ना, जो मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग कंटिन्यू रहो इसमें। और बट मेरा टारगेट सिर्फ एक ही रहेगा, याद रखना ना, 11th और 12th मेरा टारगेट है। तो आप लोग जैसे ही 11th में जाओगे, आप लोग है ना वॉच कर सकते हो वीडियो। और बस बाकी मिलते हैं, कंटिन्यू बातें होती रहेगी।